हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आज आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज है 20 जून और आज की वीडियो में 20 जून से जितने भी करंट अफेयर्स बनेगी वो हम पढ़ने वाले हैं। चलिएगा शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। अब जैसा कि मैं सबसे पहले आप सभी को बताता हूं कि सबसे पहले जो दिन होता है उस दिन से संबंधित जो दिवस होता है वो पढ़ते हैं हम। तो आज है 20 जून और आज का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस जो है ये आज के दिन मनाया जाता है, यानी कि 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अब मैं बात करता हूं इसके बारे में कि इसकी घोषणा किसने करी थी। तो इसकी घोषणा जो है वो यूएन द्वारा करी गई है, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा करी गई। लेकिन कब करी थी? तो इसकी घोषणा जो है वो 4 दिसंबर 2000 को करी थी। तो अब सिंपल सी बात है कि अगर 4 दिसंबर 2000 को इसकी घोषणा करी गई है तो ये पहला दिवस कब मनाया जाएगा? क्योंकि अगर दिसंबर में घोषणा करी गई है तो उस वर्ष का जून तो जा चुका है। तो पहली बार घोषणा 2000 में करी, लेकिन पहली बार जो मनाया गया वो 2001 में मनाया गया था। समझ में आई बात? अब इस दिवस का उद्देश्य और पढ़ लेते हैं। तो इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो शरणार्थी होते हैं, शरणार्थियों को सम्मान देना, शरणार्थियों को समर्थन करना और शरणार्थियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, शरणार्थियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें तो हमने पढ़ ली है आज के दिन से संबंधित, आज के दिवस से संबंधित। और जैसे ही हम आज के दिन से संबंधित, दिवस से संबंधित जानकारियां पढ़ते हैं उसके बाद में हम पढ़ते हैं एक एक करके प्रश्न उत्तर की तरफ। चलिएगा बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो आप सभी के सामने है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जो 2021 है ये जारी किया गया है। अब मैं बात करता हूं इसमें कि इसमें पूछा गया है कि भारत का जो स्थान रहा है, भारत का स्थान विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। 4 ऑप्शन में जो पहला ऑप्शन है यानी कि 43, भारत का 43 नंबर रहा है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी है केवल प्रश्न से, लेकिन प्रश्न के बाद में हम बढ़ते हैं आगे। देखिएगा ये पहले तो बात करेंगे जो ऑप्शन में था उन सब के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे, ऑप्शन के सभी विकल्पों की जानकारियां भी प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बता देता हूं कि जो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, आईएमडी है, आईएमडी के द्वारा ये जारी किया गया है। समझ में आई बात? अब मैं बात करता हूं कि इसमें कुल कितने देशों का मूल्यांकन किया गया। तो इसमें इस सूचकांक में कुल 64 देशों का मूल्यांकन किया गया और 64 देशों के मूल्यांकन कहें, आकलन कहें, कुछ भी कहें, इनमें भारत का जो स्थान है वो कौन सा रहा? 43। और एक बात और भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि लगातार तीसरे वर्ष भारत कौन से स्थान पर रहा? 43। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 में भारत का कौन सा स्थान था तो 43वां ही था, 2021 में भी कौन सा है? 43वां ही है, 2019 में भी कौन सा था? तो 43वां था। ये बात आपने समझनी है। अब जैसा कि ऑप्शन में लिखा था सबसे पहला देश कौन सा रहा? सबसे पहले स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर कौन रहा? स्वीडन, तीसरे स्थान पर कौन रहा? डेनमार्क। और मैं अगर मैं आपसे बात करूं कि 64 देशों की तो ये मूल्यांकन किया गया, इसमें सबसे पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा डेनमार्क, भारत 43वें स्थान पर है। सबसे नीचे कौन सा देश रहा? सबसे नीचे रहा है बोत्सवाना। बोत्सवाना देश जो है ये इस सूचकांक में सबसे नीचे रहा है। अब मैं एक बात और समझ लेता हूं आपसे कि पिछले वर्ष जो था वो सिंगापुर पहले स्थान पर था, जो कि अब की बार सिंगापुर जो है वो गिर करके या नीचे आकर के पायदान खिसक करके कौन से स्थान पर आ गया है? 5वें स्थान पर आ गया। तो ये आसान सी बातें थी जो मैं आपके सामने यहां से लेके आया हूं। अभी से यहां की जानकारियां पूरी समाप्त नहीं हुई, बल्कि अब तो हम उत्तर की व्याख्या करेंगे कि जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है, जो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या है। तो देखिएगा सबसे पहले तो ये एक वार्षिक रिपोर्ट है, ये एक वार्षिक रिपोर्ट है। वार्षिक रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि ये प्रति वर्ष, हर वर्ष ये प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट है जो कि 4 मापदंडों पर आधारित है। मतलब कि जो देशों का मूल्यांकन किया जाता है वो कितने आधार पर किया जाता है? 4 आधार पर किया जाता है। अब ये 4 आधार कौन कौन से? तो सबसे पहला तो है आर्थिक प्रदर्शन के, जो देश है उनकी आर्थिक, जो उनकी अर्थव्यवस्था है उसने कैसा प्रदर्शन किया है।
दूसरी बात ये कि जो सरकार है, सरकार की दक्षता के बारे में मूल्यांकन किया जाता है। तीसरी बात है कि जो व्यवसाय है, जो देश के व्यवसाय है वो कितने दक्ष हैं, किस किस क्षेत्र में व्यवसाय बढ़ा है, किस क्षेत्र में व्यवसाय नीचे गिरा है, इस बात की सूचना इसमें देखा जाता है। और आखिरी जो चौथी बात है वो आती है बुनियादी ढांचा की, यानी कि देश का जो बुनियादी ढांचा है इसका भी मूल्यांकन इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के कितने आधार पर देशों का मूल्यांकन किया जाता है? 4 आधार पर। अब मैं बात करता हूं आपसे कि इन सभी मापदंडों का मूल्यांकन करके जो है वो देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धा, इन 4 मूल्यांकन, उन 4 चीजों का मापदंडों को देखा जाता है। उसके बाद देश की प्रगति देखी जाती है, देश की उन्नति देखी जाती है, ये और प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे देशों की एक दूसरे के साथ में जो प्रतिस्पर्धा हो रही है उसको भी देखा जाता है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो आईएमडी के द्वारा ये जारी किया गया, देखिएगा जैसे कि बताया था कि ये किसने जारी किया है? आईएमडी के बारे में हमने बताया कि इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म के इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया। तो इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि ये कहां पर स्थित है। ये लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और अगर मैं इसकी बात करूं अध्यक्ष की, तो जीन फ्रैंकोइन मैंजोनी जो है वे इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। वे वर्तमान में कौन है? अगर हम कहें तो इनको हम क्या कह सकते हैं? प्रेसिडेंट भी हम इनको कह सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां मैंने आपको केवल पहले प्रश्न से दी है। इतनी जानकारियां पहले प्रश्न से समाप्त होने के बाद अब बढ़ेंगे हम दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न क्या है? देखिएगा, दूसरा प्रश्न है कि आर्थिक सुधार और विकास के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह जो है ये लॉन्च कर दिया गया है। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा यह गया है कि ये जो अब सलाहकार समूह, जो उच्च सलाहकार समूह जो लॉन्च किया गया है, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया? देखिएगा, सबसे पहले ऑप्शन पे लिखा है विश्व बैंक, दूसरे पे आईएमएफ, तीसरे पे उपरोक्त दोनों। तो यहां से आप लोगों ने समझना है, मैं बहुत बार आपसे बताता हूं कि अगर इस प्रकार का प्रश्न आप लोगों के सामने आ जाता है तो 90% जो आपकी संभावनाएं हैं वो उपरोक्त सभी या उपरोक्त दोनों की बढ़ जाती है। समझ में आई बात? तो यहां से इसका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों का मतलब ये हुआ कि विश्व बैंक, यानी कि हम इसे कहें वर्ल्ड बैंक, और दूसरा है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी सही हो गया। तो ये देखिएगा, विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों के बारे में बताया गया है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं। देखिएगा कि ये जो है ये सतत और समावेशी पुनर्प्राप्ति और विकास पर एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप है। कि ये हाई लेवल उच्च स्तरीय एडवाइजरी मतलब सलाहकार समूह है। तो आप ध्यान रखिएगा, कई बार आसानी से आपसे पूछ लिया जाता है कि उच्च स्तरीय सलाहकार समूह, कई बार इंग्लिश में दे दिया जाता है कि हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप। तो दोनों बातें एक ही, आपने बिल्कुल शब्दों में नहीं फंसना है, शब्दों को आपने समझना है, ऐसे आपने इसको सॉल्यूशन करना है। इसके बाद बताता हूं आपको कि इसके द्वारा क्या होगा कि प्रमुख नीति और संस्थागत मुद्दों को समझने में मदद की जाएगी, जो देश है उनकी मदद की जाएगी। इसके साथ साथ में जो कि परस्पर जो जुड़ी चुनौतियां होती है, परस्पर जुड़ी हुई चुनौतियों की प्रतिक्रियाओं को सूचित करता है। ठीक है, ये एक दूसरे देशों के सलाह के लिए किया गया है। अब मैं बात कर लेता हूं इसके बारे में आगे भी, क्योंकि मैंने कहा था ऑप्शन ए विश्व बैंक और ऑप्शन बी आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया गया। तो दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ेंगे। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में, 1944 में हुई थी। लेकिन आईएमएफ, इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1944। दोनों को यहां से याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद देखिएगा कि जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना क्यों करी गई थी? कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक, एक अंतरराष्ट्रीय बैंक के रूप में स्थापित कर दिया गया, जो कि पुनर्विकास, दोबारा से किसी चीज का विकास कर सकेगा, देशों की सहायता कर सकेगा, देशों की बैंकिंग सॉल्यूशन जो है उनको कर सकेगा। अब मैं आपसे बात करता हूं कि इसके सदस्य देश कितने हैं? 189। लेकिन अगर मैं बात करूं आईएमएफ के सदस्य देश कितने हैं? 190। अब मैं बात करता हूं कि इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास, यानी कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। लेकिन आईएमएफ के प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। उसके बाद में एक बात और भी समझ लीजिएगा आप लोग कि जो मुख्यालय है विश्व बैंक का वो कहां है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। और इसका आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो भी आपका वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में है। तो ये सारी बातें मैंने आपको इस प्रश्न से बता दी है। उसके बाद में चलिएगा तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? देखिएगा,
कि किस बैंक द्वारा डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म, कौन सा ऐसा देश है, किस बैंक की बात हो रही है कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसके द्वारा डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडस इजी क्रेडिट लॉन्च किया गया। तो ऐसा कौन सा बैंक है, तो ऐसा बैंक कौन सा है समझ लीजिएगा। यहां से आपके पास ऑप्शन 4 है, आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में बैंकों के बारे में बताया गया है। जहां से जो सही आंसर होगा वो होगा इंडस इंड बैंक, INSDUSINS, इंडस इंड बैंक के द्वारा ये जो है ये शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहां से सही रहेगा। अब मैं आपसे बता देता हूं, देख लीजिएगा। अब आपसे बताता हूं कि 4 ऑप्शन लिखे हैं आपके सामने। 4 ऑप्शन में से जो यूको बैंक है इसकी स्थापना 6 जनवरी 1945 में करी गई थी, और इसके एमडी या सीईओ की बात करूं तो अतुल कुमार गोयल जो है वे इसके प्रबंध निदेशक भी हैं और साथ साथ में सीईओ भी है। आगे चलिएगा, आगे है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 में हुई थी। पद्मजा चुंद्रू जो है वे अब इंडियन बैंक की कौन है, एमडी और सीईओ है। एक बात और समझ लीजिएगा, देना बैंक के बारे में अगर मैं बात करूं 26 मई 1938 में स्थापना करी गई थी। वर्तमान में इसके संस्थापक की बात करें, मतलब कि जब इसकी स्थापना करी गई थी उस समय इसके संस्थापक कौन थे, तो यहां से देख लीजिएगा देवकर्ण नानजी जो थे वे इसके संस्थापक है, संस्थापना करने वाले हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ी है केवल ऑप्शन से। अब आइएगा प्रश्न की तरफ, तो प्रश्न की तरफ आते हैं तो देखिएगा डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जैसा कि नाम से ही पता है इंडस इजी क्रेडिट, एक नाम से ही पता चल गया। इंडस मतलब कि इंडस इंड बैंक है, इसके द्वारा इसकी स्थापना करी गई, जिसमें मैं बात करता हूं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जो उद्देश्य है वो है कि ग्राहकों को उनके घर से अपने वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाना। मतलब कि अब कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए अब जो आप उपभोक्ता है, ग्राहक हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं बैंक के, उनको अब बैंक में आने की आवश्यकता, आपने अगर अपनी कोई डिजिटल चीजें करनी है, डिजिटल आपकी जो समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए बैंक आने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप अपने घर से ही, आप अपने घर में रह करके ही उनको पूरा कर सकते हैं, इसलिए आपको सक्षम बनाया जाता है। बात कर लेता हूं इंडसइंड बैंक के बारे में। एमडी कौन है, सीईओ कौन है, तो सुमंत कठपालिया इसके एमडी सीईओ है। मुख्यालय कहां है, पुणे महाराष्ट्र में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो ये सारी जानकारियां हैं जो कि मैं आपके सामने यहां से ले आया हूं। चलिएगा प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 4 ये कहता है कि भारत में जो पूमा ब्रांड है, पूमा ब्रांड के मोटर स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया। ब्रांड एम्बेसडर से ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न ब्रांड एम्बेसडर के आते हैं, और आज मैं आपको कम से कम 8-10 ब्रांड एम्बेसडर, कम से कम आपको मैं आज 15 ब्रांड एम्बेसडर पढ़ाने वाला हूं। तो चलिएगा अभी बताता हूं आपको। यहां से आंसर रहेगा आपका युवराज सिंह जो है वे ब्रांड एम्बेसडर, लेकिन मैंने कहा था कि मैं आपको आज 15 ब्रांड एम्बेसडर पढ़ाऊंगा। चलिएगा 15 ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर। सबसे पहले धोनी, पहला है पोकर स्टार्स, दूसरा है इंडिगो पेंट्स, तीसरा है ड्रीम 11, चौथा है इंडियन आर्मी। चारों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जो है वे इन 4 ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद में बात करते हैं रोहित शर्मा, बात करेंगे ला लीगा, दूसरा है IIFL फाइनेंस, नोइस और क्रिकेट किंगडम। इन चारों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, रोहित शर्मा है। बात करते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली की, वीवो, डिजिटल इंश्योरेंस, ओडी कार, और भी बहुत से हैं। केवल ये मैं दो आपको जो 2021 या 20 के बाद के हैं, मैं आपको केवल वही बताऊं, जो तत्काल वाले हैं केवल वही बताता हूं, रेन्यू वाले नहीं बता रहा हूं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहां से युवराज सिंह जो है, इसके अलावा आकाश एजुकेशन के भी हैं। आकाश प्यूमा के साथ साथ में अब वो आकाश एजुकेशनल के भी पहले से ही ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिए हैं ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद में चलिएगा, अभी एक प्रश्न और भी ब्रांड एम्बेसडर का आएगा, ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे। भारतीय पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उसके बाद देखिएगा कि वे एक दशक का मतलब होता है 10 वर्ष, कि वे कम से कम लगभग 1 दशक से इस ब्रांड से, प्यूमा ब्रांड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, किसी न किसी रूप से में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भारतीय क्रिकेटर हैं, जो पूर्व क्रिकेटर हैं युवराज सिंह, किसी ना किसी मोड़ पर प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी वे में वो जुड़े हुए हैं। साथ साथ में युवराज सिंह के
प्रमुख बातें समझ लीजिएगा, युवराज सिंह के प्रमुख पुरस्कार समझ लीजिएगा। तो समझिएगा, सबसे पहले बात करता हूं कि भारत ने सबसे पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता था, उसके बाद 2011 में जीता था। अगर आपको याद हो, वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने फाइनल में जीता था। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं आपसे कि उस 2011 का जो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा था, वो कौन था? युवराज सिंह था। उसके बाद देखिएगा, अर्जुन पुरस्कार उन्हें दिया गया कब? 2012 में। उसी के 2011 के बाद में ही उन्हें कौन सा पुरस्कार दे दिएगा? अर्जुन पुरस्कार। और अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल जगत का दूसरा सबसे बड़ा है। ठीक है, पहला राजीव गांधी होता है, दूसरा होता है आपका सर्वोच्च पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार। उसके बाद में बात करता हूं कि फिक्की मोस्ट इंस्पायरिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर कब चुने गए? 2014 में चुने गए। उसके बाद में 2014 में ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार जो है वो भी उन्हें 2014 में दिया गया था। तो ये प्रमुख पुरस्कार जो थे युवराज सिंह के हमने पढ़ लिए। साथ साथ में थोड़ी बातें देख लीजिएगा। प्यूमा, PUMA मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। ये मुख्य रूप से जर्मनी देश का ब्रांड है और इसके CEO कौन है? बजोर्न गुल्डेन। बजोर्न गुल्डेन जो है वे इसके कौन है? वर्तमान में CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। समझ में आई होगी बातें? इतनी बात समझ में आई तो चलिएगा पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न क्या है कि महाराष्ट्र के कोरोना वायरस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो जो कोरोना वायरस का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, अब वो कौन बने हैं? ये कौन से राज्य की बात हो रही है? महाराष्ट्र की। ध्यान रखिएगा, पंजाब के तो हैं वर्तमान में सोनू सूद। अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब के तो मैंने आपसे बता दिया था, पंजाब के तो सोनू सूद हैं। लेकिन हमने कौन से राज्य के पूछे? हमने पूछे महाराष्ट्र के। तो देखिएगा, मुकुंद गोसावी जो है वे महाराष्ट्र के बने हैं। एक बात उनसे संबंधित बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, पहले मैं 4 ऑप्शन बता देता हूं। जोन अब्राहिम अरुणाचल प्रदेश के पर्यटक ब्रांड एम्बेसडर। रश्मिका मंडाना जो है मैकडोनाल्ड्स इंडिया की है। पंकज त्रिपाठी बिहार खादी मॉल के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर। तो आज हमने कम से कम 15 ब्रांड एम्बेसडर पढ़ लिए होंगे। उसके बाद में बात कर लेता हूं। देखिएगा, मुकुंद गोसावी जो है वे दूरदराज के क्षेत्रों में 80% से जो अधिक विकलांग व्यक्ति थे या जो बुजुर्ग लोग थे उनकी चिकित्सा देखभाल की सुविधा प्रदान की है। और लगभग 1000 लोगों की सहायता किसने करी है? मुकुंद गोसावी ने। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, उन्होंने कोरोना जो इसके साथ साथ उन्होंने एक कार्य और भी किया कि जो कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति थे, जिनको कोरोना वायरस हो गया था, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अनेक बार डिप्रेशन में चला जाता है जब वो बीमार होता है। तो कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने वाले जो लोग थे, जो पीड़ित थे, उनका मनोबल भी बढ़ाया है उन्होंने। तो इसीलिए उन्हें महाराष्ट्र का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर कोरोना वायरस के लिए बनाया गया। ठीक है, चलेगा, मैं बात कर लेता हूं आपसे। प्रश्न है आज का, क्योंकि 5 प्रश्न हमारे समाप्त हुए, उसके बाद हम पढ़ते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न ये है कि थेल्स में भारत का उपाध्यक्ष और डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ये आज का प्रश्न है। ये आज का प्रश्न है जिसका आंसर जो है वो आप सभी ने कमेंट करना है। समझ में आई होगी बात? चलिएगा, कल के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि सेंट्रल बैंक सरप्लस ट्रांसफर में शेयर में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो देखिएगा, ये स्थान रहा दूसरा। आरबीआई के द्वारा, आरबीआई जो था वो दूसरे नंबर पर रहा था, पहले स्थान पर तुर्की रहा था। ठीक है, ये सारी बातें हमने बात कर ली है। उसके बाद चलेगा प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो क्योंकि आपके एग्जाम, अगला प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, तो पुस्तक से संबंधित भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो हमने पढ़ने वो सारे जरूरी हैं। चलिएगा, बात कर लेते हैं बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स। एक पुस्तक है, इसका विमोचन किया गया है। किसने विमोचन किया वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक की अगर मैं बात करूं आपसे, देखिएगा इसके लेखक कौन है, तो अगर मैं आपसे इस पुस्तक के लेखक की बात करूं तो मैं बात करूंगा कि विष्णुपद शेट्टी जो है वे इसका सही आंसर होगा। लेकिन जो बाकी 3 बचे हैं इनकी भी तो एक पुस्तकें पढ़नी जरूरी है। चलिएगा, बात करते हैं एक पुस्तकें इनकी भी पढ़ते हैं। अमिताभ घोष, द नटमग कर्स, विजय कुमार, सियासत में सदस्यता, निरुपमा यादव, विशेष कोड टू विन। ये सारी पुस्तकें जो हैं, ये सारी पुस्तकें क्यों पढ़ी गई? क्योंकि इन सब पुस्तकों का लेखन कार्य जो है
वो हाल ही में 2021 में ही हुआ है। तो ये सारी बातें भी आपने समझनी पड़ेंगी। चलिएगा बात करते हैं आगे कि मैं बात करूं कि इसका विमोचन किसने किया। तो इसका विमोचन किया नवीन पटनायक ने। नवीन पटनायक कहां के मुख्यमंत्री हैं? ओडिशा के मुख्यमंत्री। मैं बता चुका हूं, बार बार आपको रिपीट करा चुका हूं। लेखक कौन रहे? विष्णुपद शेट्टी। और विष्णुपद शेट्टी की अगर मैं बात करूं तो वे 1995 बैच के क्या हैं? IAS अधिकारी हैं। और ये जो पुस्तक है इसमें 61 कविताओं का संग्रह है। 61 कविताएं इसमें संकलित करी गई है। इस पुस्तक की प्रस्तावना किसने लिखी? तो ओडिया प्रसिद्ध कवि हर प्रसाद दास द्वारा इसकी जो पृष्ठभूमि है वो तैयार करी गई है, प्रस्तावना तैयार करी गई। लेकिन कवर डिजाइन किसने किया है? तो प्रसिद्ध कलाकार गजेंद्र साहू ने इसका जो फ्रंट पेज है, कवर पेज है, वो इसका जारी किया है। और अगर मैं बात करूं द नटवर्क्स कर्स नामक पुस्तक जो है ये अमिताभ घोष, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, उनके द्वारा लिखी गई। अब अमिताभ घोष पे आइएगा, एक दो बातें पढ़ेंगे। 2018 में उन्हें भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार यानी कि 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। और अमिताभ घोष की ही मैं बात करता हूं कि उन्हें 2007 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपके एग्जाम से संबंधित है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब जरूरी बातें हैं तो हमें पढ़नी चाहिए। अब अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है कि भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष, प्रश्न समझिएगा, मैंने ये नहीं पूछा कि कौन से खेल से संबंधित है, क्योंकि प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि महान धावक मतलब कि दौड़ने वाले खिलाड़ी। अब उनकी मृत्यु हुई है, उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? अब मैं आपसे प्रश्न बताने से पहले बता देता हूं कि 3-4 दिन पहले यानी कि पिछले सप्ताह ही उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया था। और पिछले 7-8-10 दिनों से कोरोना वायरस से उनका देहांत जरूर हुआ है, लेकिन पिछले 7-8-10 दिनों से उनकी मृत्यु की खबरें फैलाई जा रही थी। लेकिन अंततः तो उनकी मृत्यु हुई और भारत के महान धावक थे जो कि 1959 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी कुछ और बातें जानकारी प्राप्त करें, उनकी और कुछ बातों के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, धावक थे मतलब किस खेल से, किन स्पर्धाओं से संबंध थे? ट्रैक और फील्ड स्पर्धा, ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं से वो संबंध रखते थे। बात करते हैं 1958 में टोक्यो एशियाई खेल जो हुए थे उनमें 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ उन्होंने जीती थी, मतलब पहला स्थान पर रहे थे, स्वर्ण पदक जीता था। 1962 में जो जकार्ता एशियाड हुए थे उनमें 400 मीटर और 4 गुना 400 यानी कि 1600 मीटर की रिले दौड़ भी में उन्होंने कौन सा पदक जीते थे? स्वर्ण पदक जीते थे। साथ साथ में 1960 में रोम ओलंपिक में 400 मीटर के फाइनल में वो चौथे स्थान पर रहे थे, मतलब कि पदक जीतते जीतते वो रह गए थे। ये बात आपने समझनी है कि पदक जीतने से वो चूक गए थे। समझ में आई ना बात? चौथे स्थान पर मतलब पदक तो भाई फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिलता है ना, स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक चौथे खिलाड़ी को नहीं मिलता, इसलिए वो उस समय चूक गए थे इससे। 1959 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1964 में जो कोलकाता राष्ट्रीय खेल हुए थे उनमें 400 मीटर की रेस में वो दूसरे स्थान पर रहे थे। ऐसी पता नहीं कितने उनकी जीत के किस्से हैं, कितने उनके जीत के मेडल्स हैं उनके पास, ठीक है। लेकिन मैंने आपको मुख्य बातें बताई है उनसे संबंधित जो आपके एग्जाम्स में आ सकती है। जिसके बाद प्रश्न नंबर 8 की तरफ, प्रश्न नंबर 8 अब आपके सामने है। प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी कि आपके मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO कौन बने हैं? अब इस IDFC बैंक फर्स्ट बैंक लिमिटेड के MD और CEO, तो ध्यान रखिएगा श्री वैद्यनाथ जो है वे अब MD और CEO इस बैंक के बने हैं। ये जानकारियां प्राप्त करने के बाद देखिएगा 4 प्रश्न जरूर, 4 ऑप्शन थे, तो चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ जानकारियां हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कहा जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिल नेल्सन नासा जो है इसके 14वें प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। और RM सुंदरम कौन है? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक हैं। समझ में आई ना बात? और श्री वैद्य जो है वे MD और CEO इस पद के लिए चुने गए हैं। उसके बाद में समझिएगा, बात करता हूं कितने वर्षों के लिए, वो आगामी 3 वर्षों के लिए चुने गए, लेकिन उनका कार्यकाल तो शुरू नहीं हुआ। उनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो देखिएगा उनकी नियुक्ति जो है वो 19 दिसंबर 2021 से शुरू होकर के 18 दिसंबर 2024 तक यानी कि कितने वर्षों तक चलेगी? ये 3 वर्षों के लिए उनकी नियुक्ति करी गई है। और IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में पहले पढ़िएगा
पहले इसकी फुल फॉर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, IDFC फुल फॉर्म। इसके बाद में स्थापना कब हुई थी? तो अक्टूबर 2015 में, अक्टूबर 2015 में इसकी स्थापना करी गई थी, जिसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। तो ये सारी बातें आप लोगों की समझ में आई। इतनी सारी बातें मैं आप लोगों के लिए खोज करके सर्च करके लाता हूं, तो आप भी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। साथ साथ में आपने आज का जो प्रश्न पूछा है उसको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ, कि वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा कौन से राज्य ने करी है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसने कि वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड जो है ये स्थापित करने की घोषणा कर दी है? तो कौन सा ऐसा राज्य है? पढ़ते हैं हम यहां से, ऑप्शन सी सही रहेगा, यानी कि राजस्थान जो है वो ऐसा राज्य है जिसने कि ये शुरू करने की घोषणा जो है ये करी है। पूरी बातें पढ़ेंगे। पूरी बातें क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि नाम से कि वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड, यानी कि जो संस्कृत शास्त्र हैं, संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करना। क्योंकि आपने देखा होगा कि संस्कृत भाषा जो है पिछले कई दिनों से, पिछले कई वर्षों से लगातार प्रचलन में कम होती जा रही है। जो सबसे मुख्य भाषा थी भारत देश की, भारतवर्ष की, जो वेदवाणी है, जो सबसे प्राचीनतम भाषा है, अब वो अपने अस्तित्व को खोती जा रही है, जिस कारण से ये पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ही इस बोर्ड का गठन राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। और आगामी 4 से 5 महीने में ये बोर्ड बनकर के तैयार हो जाएगा। जिसके बाद देखिएगा राजस्थान ने शुरू करी है, तो राजस्थान की कुछ 2021 की 20 की कुछ प्रमुख योजनाओं की तरफ चलते हैं। इंदिरा रसोई योजना, कामधेनु डेयरी योजना, इनके गाय के जो दूध है उसको बढ़ावा देने के लिए, संपत्ति कार्ड योजना, पुलिस पदक योजना, राजकौशल पोर्टल योजना, ये सारी योजनाएं जो हैं ये राजस्थान सरकार की है, राजस्थान राज्य की है, ठीक है। चलिएगा आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने है कि जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति का निधन। जाम्बिया का राज्य जो है इसके पहले राष्ट्रपति का अब निधन हो गया है। अब मैं आपसे पूछा है कि उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, मैं आपके सामने ऑप्शन बड़े मुश्किल रखता हूं। क्यों? क्योंकि सभी व्यक्ति राष्ट्रपति हैं पहले। जो 4 आप लोगों के सामने ऑप्शन लिखे हैं वो चारों ही किसी न किसी देश के पहले राष्ट्रपति हैं। तो मैं आपसे बता देता हूं कि केनेथ कोंडा जो है वे जाम्बिया गणराज्य के पहले राष्ट्रपति थे। 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके सामने लिखा है बोरिस येल्त्सिन। वे कहां के राष्ट्रपति थे? रूस के, जो कि 1991 से 1996 तक रहे थे, जब रूस सोवियत संघ से अलग हुआ था। उसके बाद में सुन यत सेन, जो कि चीन के पहले राष्ट्रपति रहे, मात्र 3 महीनों तक कार्य किया, 1 जनवरी से 10 मार्च 1992 तक। उसके बाद में विलियम गोपालावा, जो कि श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति थे, 1972 से 1978 तक उन्होंने राष्ट्रपति पदभार संभाला था। ये केनेथ कोंडा जो थे वो सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति थे। देखिएगा जाम्बिया के नाम उनका लिखा है केनेथ कोंडा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। उन्होंने 1964 से 1991 तक लगभग 27 वर्षों तक जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। अब मैं बात करूं जाम्बिया के बारे में, यहां भी तारीख वारीख समझ में आई। जाम्बिया जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि लैंडलॉक देश का मतलब क्या है? लैंड मतलब भूमि, लोक मतलब जो चारों तरफ से, जो देश चारों तरफ से केवल भूमि से घिरा हो, जिसकी कोई भी कॉर्नर, कोई भी क्षेत्र जो है समुद्र से टच नहीं होता है, स्पर्श नहीं करता है, वही आपका लैंडलॉक देश कहलाता है। जिसकी राजधानी कहां है? लुसाका। राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी। स्वतंत्रता कब मिली थी? ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी 24 अक्टूबर 1964 को, 1964 को। और 1964 में ही पहले राष्ट्रपति कौन बन गए थे जाम्बिया के? वो बन गए थे केनेथ कोंडा। तो ये सारी बातें हैं जो आपके सामने मैं आज की वीडियो में ले आया हूं। तो देखिएगा, उम्मीद है आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज है पसंद आ रही है तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, दोस्तों को शेयर करिएगा, बताइएगा दूसरों को। बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ 2-3 दिन में लाइव रहूंगा। उसके बाद हम लाइव आकर के बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।